हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस पे बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट बॉटनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। ठीक है, इस समय क्या चल रही है, आपकी केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री में बेटा हमने टोटल 10 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्लास आपका है, क्लास है 12 AG। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अगर हम पाठ की बात करें तो बेटा आज जो पाठ आपका स्टार्ट होगा पाठ है 11। ठीक है, 11 पाठ का अगर नाम पूछोगे तो नाम है आयनवाद सिद्धांत। क्या है? आयनवाद सिद्धांत। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आयोनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, आयनवाद सिद्धांत, सही है। ठीक है बेटा, यही चैप्टर है आयनवाद सिद्धांत। ठीक, तो बेटा इस चैप्टर को हम आज अच्छे से कवर करेंगे। चलिए बेटे समझिए। तो बेटा इसमें देखिए, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है अम्ल। क्या है बेटा? अम्ल। अम्ल को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं एसिड्स। ये हमारी हेडिंग है अम्ल। अम्ल को आप इंग्लिश में बोलोगे एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल होता क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है। तो समझो, आप देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी परिभाषा आप लिखोगे बेटा, तो देखो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसके अंदर आप इस परिभाषा को लिखोगे। परिभाषा क्या है? देखो बेटा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर या जल के साथ घुलकर H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं, यानी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप? देखो वो कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, किसमें? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो HCl, HNO3, H2SO4 आदि। समझिए आप बेटा समझो। देखो सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl। क्या लिया हमने बेटा? HCl। ठीक है, अब HCl पे आपने देखो यहाँ परिभाषा आपने पढ़ी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं। समझ गए आप? अब जब ये HCl टूटेगा तो सीधे सीधे क्या बनेगा? H+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आपने देखा H+ आयन देते हैं, वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए HNO3। तो बेटा यहां लिखिए HNO3। अब आप क्या करोगे? आप देखोगे कि हाइड्रोजन आयन देते हैं प्लस, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस इसके बाद बचा आपका NO3 और NO3 के ऊपर लगेगा बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4, जब आप H2SO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2H, H2 है ना, तो आप कर दो 2H पॉजिटिव प्लस क्या बचा आपका? SO4। तो SO4 क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। 2 आयन हो जाएगा, 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज लगेगा इसके ऊपर, SO4 के ऊपर। अब आप एक बार फिर से समझो बेटा। देखो आपकी जो हेडिंग है वो क्या है? अम्ल है, यानी एसिड। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि एसिड अम्ल होते क्या है, अम्ल होता क्या है या एसिड होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड वे पदार्थ होते हैं या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में आप बता देना HCl, HNO3, H2SO4। ये आपकी रिएक्शन है HCl। ठीक है,
H प्लस आयन देगा प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा। इसके बाद HNO3 H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। H2SO4 देखो यहाँ H2 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो मैंने बेटा स्टार्टिंग में लगा दिया कितना 2, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। क्लियर। चलिए अब हम बेटा पढ़ेंगे अम्लों के सामान्य गुण। आप किस बेस पे पहचानोगे कि ये अम्ल हैं, तो आप हेडिंग क्या डालोगे बेटा, अब आप हेडिंग डालोगे अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण, क्योंकि अम्ल वो कुछ भी चीज हो, कोई भी आपका पदार्थ हो, उसका कोई ना कोई तो गुण होगा जिस गुण के बेस पे आप बता सकते हो कि ये अम्ल है, क्षार है या साल्ट है, लवण है। ठीक है, तो बेटा इसके कुछ अपने गुण हैं जिनके बेस पे आप बता सकते हो कि ये जो पदार्थ है वो क्या है, आपका अम्ल है। जैसे देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही लिखना है, यही आपका गुण हो जाएगा कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह है, क्या लिखोगे बेटा, यह है ये जल में घुलकर H प्लस या आप सीधे सीधे लिख सकते हो यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल के में घुलकर क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन यानी प्लस, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था। ठीक है, ये अम्लों के सामान्य गुण हैं। आप इस बेस पे आपने कह दिया कि अम्ल क्या है, तो आप क्या कहोगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में HCl, NO3, H2SO4। इस प्रकार से आपको रिएक्शन दिखानी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अगर हम अम्ल की बात करें तो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इसका स्वाद मीठा होता है। मीठा नहीं, खट्टा, मीठा नहीं होता इसका। अम्ल का जो स्वाद होता है बेटा वो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। क्लियर। तो आपने देखा कि भाई जो अम्ल है, अम्ल का स्वाद कैसा है, खट्टा है। देखो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इसे आराम से आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपने बताया कि यह जल में घुलकर H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरा आपने पहचाना कि इसका स्वाद जो होता है बेटा वो खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो आप लिखोगे यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे बेटा, यह है नीले लिटमस को, यह है नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। क्लियर। इतनी बात आपकी समझ में आई। तो देखिए अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा एसिड आपको अच्छे से कवर आपका हो गया। एक बार पूरा फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। बेटा देखो हेडिंग है हमारी अम्ल यानी एसिड। आप क्या लिखोगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देता है, क्या कहलाता है, आपका एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल में HCl, HNO3, H2SO4। यहाँ आपने देखा HCl, यह देखिए H प्लस आयन दे रहा है और Cl नेगेटिव, यानी आपको तो ये बताना है सभी में कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। देखो यहाँ पे भी H प्लस आयन दे रहा है, यहाँ पे भी H प्लस आयन दे रहा है और यहाँ पे भी H प्लस आयन दे रहा है। क्लियर। आपने देखा फिर अगली हेडिंग्स आपकी है कि अम्लों के सामान्य लक्षण। भाई अम्लों के सामान्य लक्षण क्या हैं, तो आप क्या बताओगे, पहला पॉइंट आप यही बता देना कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, या आप कह सकते हो कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन H प्लस आयन देते हैं। दूसरा पढ़ोगे कि इसका स्वाद कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपको इसे नोट करके रखना है, आपसे पूछ लेगा नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन है, तो आपको ध्यान रखना रहेगा इसका आंसर क्या होगा, एसिड। ठीक है बेटे।
वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। बेटा चलते हैं हम अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगला पॉइंट समझिए। अगली जो हेडिंग है हमारी वो बेटा है क्षार। हमने अभी अम्ल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार को इंग्लिश में बेटा कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ये लिखा है आपका बेसिस, क्षार। तो आप क्या बताओगे? देखो बेटा क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताओगे? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। इतने एग्जाम्पल्स आपके काफ़ी हैं। तो आपने देखा क्षार क्या होते हैं। आप क्या लिखोगे कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताओगे? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। अब बेटा आगे समझिए रिएक्शन इसकी। देखो पहला एग्जाम्पल है हमारा वो है NaOH। ठीक है, आप कैसे करोगे? देखो ऐसे करके लिखोगे आप NaOH, लिख लिया NaOH। अब आपको कह रहा है वो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। NaOH को आप इसे तोड़ोगे, सोडियम को आप अलग कर लो। देखो Na, तो आप Na को तोड़ोगे, Na पे जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस OH पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। आपको मतलब किससे था? OH नेगेटिव आयन से। देखो वो कह रहा था कि क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो आपने देखा, देखो OH नेगेटिव आयन मिला, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल KOH। आप क्या लोगे बेटा? KOH। अब यहाँ देखो K को आप अलग करिए, K पे जाएगा प्लस चार्ज, प्लस आपका इसमें से बचा OH, तो OH पे क्या जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज। तो यही चीज़ आपको मिल गई। देखो OH नेगेटिव आपको मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। तो इसे आप किस प्रकार से तोड़ोगे? देखो Ca कर लो आप अलग, Ca करोगे अलग तो यहाँ पे जाएगा आपका 2 प्लस चार्ज। कितना? 2 प्लस चार्ज। इसके बाद बचा आपका OH। OH कितना? 2। OH का होल ट्वाइस है। तो आप सीधे सीधे इसे क्या लिख सकते हो? 2OH कर सकते हो। क्या? नेगेटिव। तो आपने देखा, देखिए एग्जाम्पल्स से आपने क्या जाना? एग्जाम्पल से आपने जाना कि भाई क्षार है, क्षार वे यौगिक होते हैं, आपको पता है कि जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। NaOH को आप तोड़ोगे तो Na पे प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज पहुंच जाएगा। KH को तोड़ोगे, रिएक्शन करोगे तो K पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे एक नेगेटिव चार्ज। फिलहाल ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमारी जो अगली हेडिंग है वो है, देखिए क्षार के सामान्य गुण। भाई जो क्षार है, क्षार के सामान्य गुण क्या हैं? किन गुण के बेस पे आप कह सकते हो कि ये क्षार है? तो समझिए। देखो बेटा एक तो आपको यही बताना है कि यह, देखो फर्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे? यह जल के साथ घुलकर या विलय होकर, घुलकर बोल दो या विलय होकर बोल दो, बात एक ही है। घुलकर क्या? हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो आपने बताया कि भाई जो अम्ल होते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आप क्षार का स्वाद किस प्रकार से बताओगे? क्षार का जो स्वाद होता है बेटा वो तीखा होता है। क्या आप लिखोगे यहाँ पे कि क्षार का स्वाद कैसा होता है बेटा? तीखा होता है। क्षार का स्वाद तीखा होता है। तीसरा पॉइंट किस बेस पे कहोगे आप क्षार है? तो आप लिखोगे यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या लिखोगे बेटा? यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। आपके 3 पॉइंट समझ में आए। क्षार के गुण आपने पढ़ा,
क्षार के गुणों में 3 पॉइंट आपने समझ लिए। पहला पॉइंट था कि ये जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्सिक आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि जो क्षार का स्वाद है वो तीखा होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ा कि यह साबुन जैसे कैसे होते हैं बेटा, चिकने होते हैं। अगला अगर मैं पॉइंट बताऊं तो देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है बोर्ड पे बेटा, चौथा पॉइंट आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप लिखोगे यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या लिखोगे? यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं 5वां पॉइंट लिखूं तो आप लिखोगे यह हल्दी को भूरा कर देते हैं। क्या? जो क्षार है हल्दी को क्या कर देते हैं? भूरा कर देते हैं। लिखोगे हल्दी को भूरा कर देते हैं। अब बेटे हम शुरू से रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, हमारी जो हेडिंग है वो क्षार है। क्या है? क्षार है। आपने देखा कि क्षार वे यौगिक होते हैं कि जो जल के साथ घुलकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिलिक आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने जाना NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। NaOH की जब आप रिएक्शन करोगे, उसे तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव चला जाएगा। इसी प्रकार KOH, तो KOH को आपने रिएक्शन के अनुसार तोड़ा तो क्या हो जाएगा? K पे प्लस चार्ज और प्लस OH नेगेटिव चार्ज। ये देखिए। नेक्स्ट है CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस है तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपको तो OH नेगेटिव से मतलब है। यहाँ देखिए OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये हो गई रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्षार के सामान्य गुण क्या हैं। तो आपने देखा कि भाई यह जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्सिक आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि क्षार का स्वाद है वो तीखा होता है। थर्ड देखा यह साबुन जैसे कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। नेक्स्ट, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, हल्दी को भूरा भी कर देते हैं। कौन? क्षार। तो बेटा आपने अम्ल पढ़ लिया और क्षार भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा लवण, यानी एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साल्ट। तो बेटा वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला पॉइंट जो है हमारा अगली हेडिंग से वो है लवण। आप जानोगे लवण के लिए, लवण को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। SALT साल्ट। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। अब आप जानोगे कि लवण क्या होते हैं, साल्ट यानी होता क्या है। तो आप समझो बेटा, लवण अम्ल और क्षार के, आपने क्या सुना कि लवण अम्ल और क्षार के, किसके बेटा? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। आप समझ गए? लवण है, लवण अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। आगे लिखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे कि लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की सभी अथवा आंशिक हाइड्रोजन को धातु अथवा बेसिक मूलक द्वारा विस्थापित कर बनाया जाता है। साल्ट कहलाता है, लवण कहलाता है। एक बार फिर से समझिए आप, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो बेटा आगे भी आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात आपने जाना कि जो लवण होता है, लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। इतना बात तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात बेटा, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की सभी, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल की सभी अथवा आंशिक हाइड्रोजन को धातु अथवा बेसिक मूलक द्वारा क्या करते हैं? विस्थापित कर बनाया जाता है। क्या करके बनाया जाता है? विस्थापित करके बनाया जाता है, लवण कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल्स बेस पे समझिए, तब बेटा आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए रिएक्शन, सबसे पहले हम लेते हैं आपके क्षार को। ठीक है, हमने क्षार ले लिया आपका NaOH प्लस। अब ले रहे हैं हम अम्ल, अम्ल हमने ले लिया HCl। NaOH क्या है बेटा? आपने देखा क्षार है। HCl क्या है? आपको पता है अम्ल है। ठीक है,
इसके बाद आपको बनाना क्या है, इससे बनेगा क्या, वो क्या कह रहा है समझिए। लवण, लवण अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। तो आपने देखा एक तरफ क्षार प्लस अम्ल, क्षार और अम्ल से क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा। किस प्रकार से लवण बनेगा, आप देखो यहाँ से क्या करो, यहाँ से इस प्रकार से इसे राउंड ले लो, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ Na है और यहाँ Cl है, तो आप बेटा इस NaCl को उठा लो, आप NaCl, ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, यानी बन गया आपका नमक। अब आपने देखा कि भाई एक H ये है और एक H ये है, H कितने हैं 2, तो प्लस H 2 है, 2 लिख दो। अब आपका ऑक्सीजन बचा तो आप ऑक्सीजन यहाँ लिख दो, यानी आपका बना सीधे सीधे NaCl क्या है, लवण है, और ये क्या है आपका जल है। समझ में आ गई, समझ में आ गया बेटा। फिर एक बार फिर समझ लो, देखो बेटा NaOH आपका क्षार है प्लस HCl आपका अम्ल है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बनाना क्या है, हम क्षार प्लस अम्ल को मिला के क्या बनाना है, एक लवण बनाना है, साल्ट बनाना है। तो बेटा यहाँ से आपने देखा कि OH और H को आपने राउंड करा, इसे ड्रॉप करा अभी, और सबसे पहले क्या बनाया, यहाँ से Na लिया, इसके बाद ये Cl लिया, NaCl आपने नमक बना के तैयार कर दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। प्लस आपने देखा कि एक H ये है, एक H ये, H कितने हो गए, ये 2HO है, तो H2 आपने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन एक बचा तो ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, ये क्या हो गया आपका जल बन गया। नेक्स्ट है, अगला समझिए, देखिए अगला आपका है NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, आपको पता है कि बाहर क्या निकल रहा है भाई, जल निकल रहा है, क्या निकल रहा है बाहर, जल निकल रहा है। कोई भी लवण बनने के बाद क्या निकल रहा है, जल आपका निकल रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, क्या करोगे बताओ भाई, आपको पता है कि H2 ये है, H2 ये है, और O आप यहाँ से उठा लो, O आप यहाँ से उठा लोगे, तो H2O आपका बन जाएगा। तो बचा क्या, बचा आपका देखिए यहाँ पे Na, तो आप यहाँ पे Na लिखो, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, H बचा, तो यहाँ पे आप H लिखो, NaH, और क्या बचा, SO4 बचा, तो बेटा यहाँ SO4 लिख लो। प्लस आप देखोगे अब यहाँ पे H2 ये है, ऑक्सीजन ये है, तो बचा क्या, H2O, ये आपका क्या बन गया, साल्ट बन के तैयार हो गया। अब आप आगे समझिए बेटा, इसकी थ्योरी को समझो। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अतः लवण वे पदार्थ हैं, क्या कह रहा है, अतः लवण वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर, किसमें, जो जल में विलय होकर H प्लस और OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त, क्या कह रहा है एक बार फिर से समझो, अतः लवण वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर यानी जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन तथा ऋणायन देते हैं। आगे समझो, लवण में दो भाग होते हैं, एक भाग अम्ल से आता है इसलिए इसको अम्लीय कहते हैं। देखो दूसरा भाग क्षार से आता है इसलिए इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक यहाँ लिखो, ठीक है। तो आपने देखा बिल्कुल सही बात है कि भाई लवण में दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, एक क्षार है दूसरा अम्ल है, ठीक है। अम्ल और क्षार मिला के क्या बनाता है, साल्ट बनाता है यानी लवण बनाता है। तो आप क्या बोलोगे कि लवण में दो भाग होते हैं, एक भाग अम्ल से आता है इसलिए इसको अम्लीय मूलक कहते हैं, दूसरा भाग क्षार से आता है इसलिए इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। तो बेटा आपने देखिए अम्ल पढ़ा, एसिड पढ़ा, क्षार पढ़ा, बेस पढ़ लिया, अब लवण भी पढ़ लिया यानी साल्ट भी आपने पढ़ लिया। अब बेटा चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग्स है वो है परमाणु तथा आयन में अंतर। क्या है बेटा, परमाणु तथा आयन में अंतर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु तथा आयन में अंतर को हम समझते हैं। तो देखो पहले कॉलम में आपका क्या है, परमाणु है जिसे हमने रिप्रेजेंट कराया है Na से, दूसरा है सोडियम, दूसरा है आपका आयन जिसे हमने ब्रैकेट में देखिए रिप्रेजेंट करा है सोडियम प्लस से, ये धन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। अब देखो आप समझने की कोशिश करिए,
देखो परमाणु में फर्स्ट पॉइंट क्या है आप समझिए। देखो यह विद्युत उदासीन होते हैं, जो परमाणु हैं यह विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं? क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तथा 11 ही प्रोटॉन होते हैं। सब परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। आप समझ गए परमाणु में क्या लिखोगे कि परमाणु उदासीन होते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन होते हैं, यह सब विद्युत उदासीन होते हैं। आप समझ गए। इसके बाद आयन में आप फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे भाई कि इस पर धन आवेश होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस चार्ज लगा है, तो आप इस पर हम बताओगे आयन में कि इस पर धन आवेश होता है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें यहाँ पे समझ लो, आप अंतर ध्यान रखना, यहाँ पे तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है, लेकिन जब हम आयंस के अंदर पहुंचे तो आयंस में हमने देखा कि आयन पे तो आवेश कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि 11। 10 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन होते हैं। ये सब आयन धन या ऋण विद्युत आवेशित होते हैं। तो बेटा आपके फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट समझिए। देखो अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसें आपकी कौन सी हैं? शून्य वर्ग की अक्रिय गैसें हैं। लास्ट में हीलियम, जीनॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब कैसी हैं? आपकी अक्रिय गैसें हैं। इन गैसों को बेटा छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर सब परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती हैं। इसका मतलब ये कह रहा है जो अक्रिय गैसें हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उनमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, वो अस्थायी है ना कि स्थायी। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा है कि सोडियम की वहाँ कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? समझो, आपने देखा कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा? 2,8,1। अब बाहरी कक्षा में देखा आपने कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चेंजेस की जा सकती है। ये अस्थायी है। किस प्रकार से चेंजेस की जा सकती है? क्योंकि सोडियम के बाहरी कक्षा में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसे कितने मिल जाएं? इसे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो पूर्ण कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए आगे आप बढ़ोगे तो आपको पॉइंट क्या हो गया कि अक्रिय गैसों को छोड़कर सब परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे सोडियम की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो। तो आप बेटा देखिए सेकंड पॉइंट समझ गए। आपने देखा कि अक्रिय गैसों को छोड़कर, आप अक्रिय गैसें जानते हैं शून्य वर्ग के तत्व ही। अक्रिय गैसों में आप देखोगे हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। अगर हम अक्रिय गैसों को छोड़ दें तो बस और सब परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं हैं वो अस्थायी होती हैं। अस्थायी का मतलब है कभी भी उसमें चेंजेस की जा सकती है। जैसे सोडियम की वहाँ कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो समझो आपको मैंने बताया सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना है? 11 है। अब 11 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8,1, 2, 8, 10 और 1 11। आपने बाहरी कक्षा में देखा कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसमें कभी भी चेंजेस की जा सकती है क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? 8, लेकिन है यहाँ पे 1। या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाएगी, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दूसरे को दे दे तो ये बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा ये क्या कह रहा है कि अक्रिय गैसों को छोड़कर सब परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती हैं, जबकि अक्रिय गैसें हैं उनमें फिक्स होती हैं। जैसे सोडियम की वहाँ कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए आयंस के अंदर क्या होता है? आयनों की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं स्थायी होती हैं। आप समझ गए। वो क्या कह रहा है कि आयनों की इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं हैं वो स्थायी होती हैं। जैसे सोडियम, अब आपने देखा Na के ऊपर क्या है? एक प्लस चार्ज है। इसकी वहाँ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बेटा, तीसरा पॉइंट समझिए आप परमाणु में। देखिए अक्रिय गैसों को छोड़कर सब परमाणु क्रियाशील होते हैं। अक्रिय गैसें क्या है? वो क्रियाशील नहीं है। लेकिन अक्रिय गैसों को अगर छोड़ दिया जाए, प्रोडक्ट टेबल में आवर्त सारणी की अगर बात करें, अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी
जो आपके परमाणु हैं वो क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम जल से क्रिया करता है, उसी प्रकार से आप आयंस के अंदर बताओगे कि आयन अक्रियशील होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रियाशील, लेकिन आयंस होते हैं अक्रियाशील होते हैं। ये देखिए सोडियम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, जल से क्रिया नहीं करता है। आपने देखा कि भाई सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज है, धन चार्ज लगा हुआ है, ये जल से क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, आयंस क्या होते हैं, अक्रियशील होते हैं। आयंस कभी भी क्रिया नहीं करते। जबकि आप देखोगे परमाणु में है, अगर हम अक्रिय गैसों को छोड़ दें, बकाया सारे परमाणु ले लें, सब कैसे होते हैं बेटा, क्रियाशील होते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। जैसे सोडियम देखिए, सोडियम जल से क्रिया करता है। ठीक है, तो बेटा ये परमाणु था, ये आयंस था। आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से बेटे टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला जो टॉपिक्स है हमारा वो है उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या है बेटा, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसे आप अच्छे से समझिए, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनी अपक्रिया पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए, और ये बेटा इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट का इस पे निशान लगाइए उदासीनीकरण अपक्रिया पर, क्योंकि उदासीनीकरण अपक्रिया जो है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा आती है। तो समझिए उदासीनीकरण अपक्रिया है क्या। देखो बेटा, जिन अपक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप समझ गए। देखो, जिन रिएक्शंस के अंदर, यानी जिन अपक्रियाओं के अंदर अम्ल तथा क्षार क्रिया करके, क्या लिखोगे आप, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। आप समझ गए। चलिए, नहीं समझे तो बेटे एक बार फिर से आपको रिवाज कराता हूँ। आप क्या लिखोगे उदासीनीकरण अपक्रिया में, कि जिन अपक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। समझ गए आप। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, जिन अपक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। अब आप समझिए रिएक्शंस के माध्यम से एग्जाम्पल्स। देखो बेटे, आपने लिखा, वो कह रहा है आपसे कि जिन अपक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार, सबसे पहले ले लो अम्ल। अम्ल सपोज दैट आपने लिया HCl प्लस, फिर वो कह रहा है क्षार, तो क्षार हमने ले लिया NaOH। क्या ले लिया, NaOH। अम्ल तथा क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अब जब लवण बनाएंगे तो हमें पता है NaCl बेटा हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, क्या, NaCl। अब हमने Na और Cl को निकाल लिया, ये क्या बन गया, लवण बन गया, यानी ये बना आपका नमक, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो एक Ha और HO ये बचा, तो क्या बचा आपका H2O, यानी क्या बना आपका जल। ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहा था बेटा उदासीनीकरण अपक्रिया में, वो यही तो कह रहा था। उदासीनीकरण अपक्रिया में कह रहा था कि वे अपक्रिया या वे रिएक्शन या वो रिएक्शन जिसमें अम्ल तथा क्षार अपक्रिया करके या अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। क्लियर। तो बेटा वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटे आगे। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग्स है हमारी वो है जल अपघटन। क्या है, जल अपघटन। जल अपघटन को बेटा इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की हिंदी क्या है, जल अपघटन। तो बेटा जल अपघटन पे टिप्पणी लिखने के लिए आती है, और ये भी आपका जो टिप्पणी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे भी आप निशान लगाइए इम्पोर्टेंट का, जल अपघटन पे भी टिप्पणी लिखने को आएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि जल अपघटन है क्या। देखो बेटा, इसमें लिखोगे आप पानी की उपस्थिति में, किसमें,
किसकी उपस्थिति में? पानी यानी जल की उपस्थिति में। जल की उपस्थिति में लवण के अम्ल तथा क्षार में, लवण के अम्ल तथा क्षार में अपघटन की क्रिया को क्या बोलते हैं? जल अपघटन कहते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है, यानी उदासीनीकरण अपक्रिया के अपोजिट होती है। एक बार फिर से समझो। देखो बेटा, पानी की उपस्थिति में यानी जल की उपस्थिति में किसी लवण के अम्ल तथा क्षार में अपघटन की क्रिया को जल अपघटन कहते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया के विपरीत होती है। आगे हम देखिए कुछ रिएक्शंस के माध्यम से सीखेंगे। तो हमारी रिएक्शन आएगी अगली, सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग्स है हमारी वो है सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन। देखो, एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं बेटा, मेरे चैनल पे देखो क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी और केमिस्ट्री की आपको कंप्लीट कराई जा रही है। कोई भी स्टूडेंट अगर वंचित रह गया है तो बेटा आपको बता देना चाहूँगा कि जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो भी मिल जाएगी। चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो और नोट्स लेने के लिए मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स और वीडियो, जूलॉजी की चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स, इसी प्रकार से केमिस्ट्री की चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं। देखिए, समझिए आप सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन। तो देखो इसमें क्या लिखना है आपको, सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन किस प्रकार से होता है। भाई, सोडियम कार्बोनेट एक लवण है। आपको पता चल गया कि सोडियम जो कार्बोनेट है वो क्या है? एक लवण है। जब इसे पानी में घोला जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, जब इसको आप पानी में घोलोगे तो पानी में घोलने पर क्या होगा, यह सोडियम तथा कार्बोनेट आयनों में अपघटित हो जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब वो जल में घोला जाता है तो वो सोडियम तथा कार्बोनेट आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। जल H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनीकृत हो जाता है। सोडियम पे देखिए प्लस चार्ज पानी, OH पे माइनस चार्ज है। OH नेगेटिव से संयोग कर क्या करता है? संयोग कर अत्यंत आयनीकृत NaOH बनाता है। CO3 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, देखिए कार्बोनेट है। पानी के हाइड्रोजन आयन से संयोग कर कार्बनिक एसिड यानी अम्ल H2CO3 बनाते हैं। कार्बोनिक अम्ल क्या बनाते हैं? वो कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं, जो निर्मल अम्ल होता है। आगे समझिए बेटा रिएक्शन के लिए। देखो, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा था वो, तो Na2CO3 क्या है? Na2CO3 जल अपघटन होने पे ये टूट जाएगा बेटा। Na पॉजिटिव चार्ज, सोडियम है, सोडियम यहाँ Na कितने हैं? 2 हैं, तो हमने 2 स्टार्टिंग में लिख दिया। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और प्लस CO3 कार्बोनेट के ऊपर क्या चला जाएगा? 2 माइनस चार्ज चला जाएगा। अब देखिए क्या है? H2O यानी 2H है, तो क्या हो जाएगा? 2H के ऊपर आप प्लस चार्ज लगा दो, प्लस क्या बचा आपका? OH बचा, तो 2OH के ऊपर क्या लगा दो? नेगेटिव चार्ज लगा दो। देखो 2 और 2 4 कितने हैं? 4 आपके H हैं, तो 2 और 2 4 H हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ये 2 देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 2 हैं। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जल का अपघटन हो जाएगा। आगे समझिए इसे। देखो अब क्या बनेगा आपका, देखिए ये पूरा लिख लो आप, Na2CO3 अब यहाँ पे देखो क्या है? 2H2O, आप लिख लो 2H2O, ठीक है। इसके बाद 2Na प्लस CO3 है, 2 नेगेटिव चार्ज है, और प्लस नीचे क्या है? 2H प्लस 2OH का नेगेटिव चार्ज। देखो आप क्या करो, 2 ले लो कॉमन, इसमें बेटा 2 लो आप कॉमन। सीधे सीधे देखो, यहाँ Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ लिखो आप Na पे लगा दो प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि OH पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है,
तो OH पे आप क्या लगा दो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या लगाओगे OH पे नेगेटिव चार्ज, प्लस यहाँ प्लस लगा है, ठीक है। अब आपने देखा भाई 2 Na है तो आपके 2 Na, 2 OH है तो 2 OH, बचा आपका CO3 पे 2 चार्ज और प्लस आपका H2। तो आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड। तो आप क्या करोगे, प्लस H2CO3 आपका बन जाएगा, ठीक है। नीचे लिखोगे आप अधिक आयनीकृत प्रबल क्षार, ये क्या है, अधिक आयनीकृत प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड में क्या लिखोगे, कम आयनीकृत निर्बल क्षार, कम आयनीकृत निर्बल क्षार। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को मिला दें तो ये है क्या, क्षारीय, क्षारीय तो है, आप नीचे लिख दो क्षारीय, ठीक है। 2 लाइन आपकी और बची, वो भी मैं आगे करा रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ रहा और दिखाई भी दे रहा है। बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलते हैं बेटा आगे की ओर, चलिए बेटे आगे समझिए। देखो बेटे आप टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो नोट्स आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को पता है कि शाम को हर दिन जब भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा, इसके नोट्स हर दिन आपको शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे जूलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो और चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957 पे संपर्क कर सकते हैं। तो बेटा इसमें देखिए, इसी क्वेश्चन में था सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन करा, तो हमने ये 4 लाइनें आपकी बच गई, इसे आप समझ लीजिए। देखो इस प्रकार, उसी से आगे लिखोगे आप, इस प्रकार कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH क्या होता है बेटा, प्रबल क्षार होने के कारण घोल में आयनिक रूप में रहता है। क्या लिखोगे आप कि इस प्रकार कास्टिक सोडा NaOH प्रबल क्षार होने के कारण घोल में आयनिक रूप में रहता है। घोल में OH नेगेटिव आयन की अधिकता या OH नेगेटिव की अधिकता होने के कारण क्या होता है, यहाँ आप की लगा लो, OH नेगेटिव की अधिकता होने के कारण घोल कैसा होता है, क्षारीय होता है। अतः आगे क्या बताओगे आप, अतः कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड का फार्मूला क्या है, Na2CO3। अतः कार्बनिक एसिड का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से देखिए जल अपघटन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा जल अपघटन के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, यानी आयनवाद सिद्धांत आपका जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले अम्ल, तो अम्ल तो बेसिक फंडा था, बेसिक को बात थी, ये तो हर बच्चे को आनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा क्षार, तो क्षार भी हर बच्चे को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। लवण यानी साल्ट, साल्ट भी हर बच्चे को पता होनी चाहिए, ये भी बेसिक नॉलेज है। इसके बाद परमाणु तथा अणु में अंतर, इसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट था उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण पे आप टिप्पणी आती है लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ के रखिए, ठीक है। इसके बाद था हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, तो जल अपघटन जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी टिप्पणी आती है लिखने के लिए। तो बेटा 1 से 2 बार अगर मेरी वीडियो आप देखोगे तो गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के अंदर ही अंदर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बेटा अब लेता हूं आपसे विदा, क्योंकि चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बेटे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।